नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप भारत 24 पर दहाड़ बहस को देख रहे हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आज बहस का मुद्दा नू हो सकता है या ट्रेन में जो उस शख्स ने किया है अपने सीनियर और बाकी 3 मुसलमानों के साथ, उस पर हो सकता है। लेकिन यह चर्चा डिबेटेबल नहीं है, ये डिबेटेबल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। और जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाता है उसमें डिबेट नहीं होता है, उसमें कंक्लूजन होता है। और वो कंक्लूजन क्या है, आज रात 9 बजे मैं आपके सामने रखने वाली हूं। लेकिन आज चर्चा किस बात को लेकर हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के सियासी चाणक्य शरद पवार, उनकी पार्टी एनसीपी को तोड़कर नए नवेले डिप्टी सीएम बने अजीत पवार एक ही मंच पर मौजूद थे। सियासत में कहते हैं कि वक्त, तस्वीरें, बयान ये बहुत मायने रखते हैं। राजनीति में कभी संयोग नहीं होता, प्रयोग जरूर होता है। कार्यक्रम था लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह। इसमें पीएम मोदी को इस साल का यह सम्मान दिया जाना था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आजादी की लड़ाई के बेहद शानदार तेवर वाले सेनानी थे। उनकी याद में हर साल आज यानी 1 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक जैसी कई सारी शख्सियतों को मिल चुका है। लेकिन बात तिलक पुरस्कार की नहीं है, बल्कि राजनीतिक ताकत के तिलक लगाने की है। एक मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार की ये तस्वीरें आज महाराष्ट्र से दिल्ली तक की राजनीति में मिक्स्ड सिग्नल दे रही है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी से लेकर महाराष्ट्र में उनकी एमवीए महाविकास अघाड़ी के सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी और इंडिया गठबंधन तक ये नहीं चाहता था कि पवार साहब पीएम मोदी के साथ मंच साझा करें। उनके सहयोगियों ने इस मुलाकात पर ऐतराज भी जताया था, हमें सोर्सेस बता रहे हैं। उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन शरद पवार नहीं माने, क्योंकि शरद पवार के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है, उन्होंने मुंबई का टिकट ले रखा है, तो जरूरी नहीं है कि वो मुंबई पहुंचे, हो सकता है वो चेन्नई लैंड कर जाए। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं शरद पवार के मन में आखिर चल क्या रहा है। सवाल ये कि शरद पवार के पावर गेम में फंसा कौन है, एनडीए के इंडिया? महाराष्ट्र की सियासत में क्या नया मोड़ आने वाला है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस डिबेट में तलाशेंगे। मेरे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आज हुआ क्या, कैसे बयानबाजी और वार पलटवार हुआ, देख लीजिए। लोकमान्य टिळकांची आज 103वी पुण्यतिथि आहे। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री शरद पवार जी, लोकमान्य टिळक भास्करा, अशी अनेक मान्यवरांची नावं या ठिकाणी घेतली जाते आणि या मान्यवरांच्या यादीमध्ये, पंक्तीमध्ये आज नरेंद्र मोदींच्या नावाचा सुद्धा या ठिकाणी समावेश झाला। त्यांना हा जो पुरस्कार देण्यात येतोय त्याबद्दल त्यांच्या अंतःकरणापासून अभिनंदन करतो। तो पवार साहब के इस पावर गेम में कौन फंसा है, इसी पर हम डिबेट करने वाले हैं। गुरु प्रकाश जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। राधिका जी, गुरु प्रकाश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, स्वागत है सर। आनंद दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, स्वागत है सर आपका। और स्वागता जी शाह, जो कि नेता हैं एनसीपी अजीत गुट की, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। राधिका जी, सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या वाकई शरद पवार जी को उस मंच पर जाने से इंडिया गठबंधन ने मना किया था, या किसी तरह की कोई बातचीत हो रही थी और वो नहीं माने, उन्होंने कहा मैं चीफ गेस्ट हूं, मैं तो जाऊंगा?
सबसे पहले तो रूबिका जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हरियाणा वासियों को अपील करना चाहूँगी कि शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की न्यूज़ सोशल मीडिया पे देखकर सुनकर कुछ कदम ना उठाएं, अपने घरों में सुरक्षित रहें और जो हिंसा बढ़ रही है उसको हम सब ने मिलकर ही रोकना है। सब आपस में भाईचारा बनाए रखें। अहिंसा तो हमें बढ़ानी है राधिका जी, हिंसा बढ़ रही है। नहीं, हेलो, हाँ, मुझे लगता है मेरी आवाज आपको ढंग से मिल नहीं रही है नेटवर्क की इशू की वजह से। नहीं, एकदम आवाज एकदम सही आ रही है। बहुत जरूरी है। कहा वो जो अहिंसा बढ़ रही है, तो मैंने करेक्ट किया, अहिंसा नहीं, हमें तो अहिंसा बढ़ानी है, हिंसा बढ़ रही है उसे हमें रोकना है। मैंने हिंसा बढ़ रही है ये बोला, मैं यही बोल रही हूँ, मैंने हिंसा बोला, अहिंसा नहीं बोला है, मैं यही बोल रही हूँ। अच्छा नहीं लगता रूबिका जी जब इतनी संवेदनशील तरीके की कोई संवेदनशील बात हो रही है तो आप ऐसे मुझे टोके। मेरे में इतनी समझ है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ना मैं कोई मूर्ख हूँ कि मैं ये चीज बोलूंगी। अरे क्या बात कर रही है राधिका जी, मैं बहुत ही सीरियस लेवल पर आपने जो मेरे को अपील करने दीजिए, मुझे कीजिए अपील राधिका जी, प्लीज, यू आर अ फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू, ट्रूथफुल हूं इस मामले में। आपने अहिंसा फैल रही है बोला तो मैंने उसे हिंसा किया है, प्लीज, वो सेंसिटिव मामला था इसीलिए मैंने रोका आपको। मैं फिर रिपीट करूंगी, मैंने बोला था जो हिंसा फैल रही है, मैंने फिर कहा था जो हिंसा फैल रही है उसको लेकर पता नहीं रूबिका जी आप क्या चाहती हैं। कोई चाहती नहीं है कि मैं अपील करूं या कुछ करूं, ठीक है, आपको सरकार का एजेंडा चलाना होता है, आप जैसा चाहे, पर मैं फिर बोलूंगी कि मैं हरियाणा वासी को अपील करती हूं कि वहां पे हिंसा फैलने से रोकें। पता नहीं आपको क्या सुनाई देता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे आप लोग बात कर रहे हैं कि शरद पवार जी को किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला। क्या आपको किसी भी पार्टी से कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया मिली है या किसी नेता ने आज के कुछ बोला है कि हमने ये कहा और शरद पवार जी ने वो कहा? तो सूत्रों के हवाले से देश को चलाना और देश को खबर देना बंद कर देना चाहिए जब तक, क्योंकि पहले ही हमने देख लिया है कि सूत्रों के हवालों से और फेक न्यूज़ से क्या क्या हमको देखने को मिला है, चाहे वो मणिपुर हो चाहे और जगह हो। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और जो बात है, इंडिया के जो साथी हैं उनको किसी का डर नहीं है, वो इंडिया के साथी जब एक होके खड़े हैं तो इन सब ताकतों, इस ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं जो देश को बांटने का काम कर रहा है, जो देश में हिंसा फैलाने का काम कर रहा है, जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, जो देश में बेरोजगारी फैला रहा है, जो बार बार देश में हर बुरी चीज फैला रहा है। मणिपुर की हिंसा अब हरियाणा तक चल के आ चुकी है। जो देश के हालात है उनको ठीक करना है, क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं था, हरियाणा में कभी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था। और बार बार डबल इंजन की सरकार पे जो वोट मांगे जाते हैं हर प्रदेश में जाके, वही डबल इंजन की सरकार मणिपुर में भी है और वही हरियाणा में भी है। और हिंसा की आग बार बार, जब दो समुदाय के लोग, दो धर्म के लोग आपस में जो हमेशा से साथ रहते आए हैं, आज अगर वो लड़ रहे हैं तो वहां की सरकार, हमारे देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? ना मणिपुर उनसे संभल रहा है, ना हरियाणा उनसे संभल रहा है। अब क्या हरियाणा भी, मोदी जी हरियाणा के लिए भी कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ। तो इसीलिए जो अहम मुद्दे हैं वो ये हैं। और क्या किसी ने सोचा, क्या नहीं सोचा, अगर हमें कुछ कहना होगा हम सीना ठोक के कहेंगे, पीठ पीछे, और आपको सूत्रों के हिसाब से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सूत्रों के हवाले से आपको दिक्कत हो रही है, सूत्र के हवाले से नहीं है। सामना अखबार कौन लिखता है, वो सूत्र हैं, तो मैं मान लेती हूँ। सामना अखबार में शरद पवार को सलाह दी गई है, लिखा गया है, प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के संबंध में अगर थोड़ी भी चिढ़ होती तो ऐसे भ्रष्ट वगैरह लोगों के हाथ से मैं तिलक के नाम पर पुरस्कार स्वीकार नहीं करूंगा। इनमें से एक भी व्यक्ति की मंच पर अथवा पंडाल में जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे उन्हें आयोजकों को साफ तौर पर कह देना चाहिए था। मोदी कल तक जिन्हें भ्रष्ट मानते थे वो मोदी का सम्मान करेंगे, मोदी उसे स्वीकार करेंगे। इसका दूसरा अर्थ यह है कि मोदी व उनके लोगों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं और सिर्फ पार्टी तोड़ने के लिए उन्होंने आरोप लगाए थे। और उसके बाद उन्होंने यही बात जो है शरद पवार के लिए भी लिखी है और मैं इस आधार पर आज ये डिबेट कर रही हूँ। गुरु प्रकाश जी, सुना आपने राधिका जी क्या कह रही है? वो कह रही सूत्रों के हवाले से देश नहीं चलता है, लेकिन तस्वीरें और जिस तरीके से एक मैसेज पवार साहब की तरफ से दिया गया है कि मुझे बुलाया गया चीफ गेस्ट के तौर पर, मैं जाऊंगा, जिसको जो मैसेजिंग मिलती है वो मिल ले। अब इसमें बिटवीन द लाइंस ना रीड करें, ऐसा हो नहीं सकता है। रूबिका जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा प्रणाम। देखिए रूबिका जी, कुछ बातें हमें समझ लेनी जैसी हैं। ये जो तानाशाही की व्यवस्था है, और मुझे लगता है इस कांग्रेस पार्टी के तानाशाही पे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बोला है। कपिल सिब्बल जी कुछ बोलते हैं तो उनके घर पे पत्थर फेंकवाया जाता है, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं।
गुलाम नबी आज़ाद कुछ बोलते हैं तो इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। मुद्दा ये नहीं है, हमें समझने की आवश्यकता है। अभी हमारी बहन कह रही थी फेक न्यूज़ की बातों को एक रियल न्यूज़ में दिखाना चाहता हूँ। ये रियल न्यूज़ है, करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज की गई है। ये यूपीए 3 के जो लोग साथ में आए हैं, किस प्रकार भ्रष्टाचार की जो डोर है उनको जोड़ने का काम करती है। रेलवे के इतिहास में, देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ ताकि बिना एडवर्टीजमेंट के नौकरी दे दी जाए। बहुत प्रमुख चेहरा हैं यूपीए 3 के लालू यादव जी, उनके रेल मंत्री रहते हुए यूपीए के शासनकाल में जिस प्रकार बिना एडवर्टीजमेंट के नौकरी दे दी गई थी और उस नौकरी के एवज में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के डी ब्लॉक में करोड़ों का मकान लिखवा लिया गया था तेजस्वी यादव जी के नाम से। हम बताना चाहते हैं ये यूपीए 3 का असल चेहरा है। यूपीए 3 में पता हम 3 क्यों बोलते हैं? 1 करप्शन, नंबर 2 परिवार और नंबर 3 तुष्टीकरण। शुद्ध रूप से इन 3 स्तंभों पे इनकी राजनीति टिकी है। मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस की प्रवक्ता की बातों को, लगातार महिला सुरक्षा पे निश्चित रूप से महिला सुरक्षा संवेदनशील मुद्दा है और देश की एक एक महिला बराबर है। राजस्थान में दलित महिला को निर्वस्त्र करके निरशंस हत्या की जाती है, बात उस पर भी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में दलित महिला आदिवासी महिलाओं पे आक्रमण होता है तो बात उस पर भी होनी चाहिए। राजस्थान की कांग्रेस की महिला विधायक दिव्या मिदरना ये कहती है कि मैं खुद को असुरक्षित महसूस करती हूं, बात उस पर भी होनी चाहिए। शांति धारीवाल कहते हैं, कांग्रेस के सरकार के मंत्री हैं, कि मर्दों का प्रदेश है भाई, रेप तो होगा ही। इस प्रकार से बात इस पर भी होनी चाहिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि 50% से ज्यादा जो रेप के मामले हैं वो फर्जी एफआईआर होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। राजेंद्र गुदा जो अब कुछ दिनों पहले तक आपके सरकार में मंत्री थे, उन्होंने कहा था अपना प्रदेश संभल नहीं रहा है, दूसरों पर टिप्पणी करते हैं। पूरी संवेदनशीलता के साथ में कहना चाहता हूं रूबिका जी, संसद में आपने कहा था चर्चा करिए, ऑल पार्टी मीटिंग में हम मान गए इस बात को, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में हम मान गए इस बात को। लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा पीयूष गोयल जी कहते हैं आइए चर्चा करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी ने कहा हम चर्चा करते हैं। लेकिन विपक्ष का जो दोहरा चेहरा है वो देश के सामने आज एक्सपोज हो रहा है। पूरे दिन करदाताओं के 10 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएं, लेकिन इनको मतलब नहीं है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, बस ये है कि इनको ये बात पचती नहीं है। 10 सेकंड चाहता हूं। अच्छा 10 सेकंड, उसके बाद राधिका जी जवाब देना चाह रही है। मेरे 3 और मेहमान इनको ये बात पचती नहीं है। हाँ, इनको एक बात पचती नहीं है रूबिका जी की एक सामान्य परिवार से आने वाला, अति पिछड़े परिवार में जन्म लिया, चाय बेचने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री कैसे, आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति कैसे, इनको ये बात पचती नहीं कि कोई राजा और सामंत और ठेकेदार देश क्यों नहीं चला रहा है। इतनी सी बात है। ओके राधिका जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने पहले का पार्ट नहीं सुना, मैंने बस आखिरी का पार्ट सुना जहाँ पे ये महिलाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुत खूब आप महिलाओं के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं तो देश उम्मीद करता है कि हमारी देश की बेटियाँ बचेंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको फटकार लगा दी और ये कहा है कि आप मणिपुर की हिंसा को बाकी स्टेट्स के साथ कंपेयर मत करिए और उससे निकलने की कोशिश मत करिए। आपको चर्चा करनी है, आप करिए राजस्थान के ऊपर, आपको चर्चा करनी है, आप हर प्रदेश के ऊपर चर्चा करिए और उन आंकड़ों पे भी चर्चा करिए जो अभी हाल ही में आए हैं कि कितनी देश की बेटियां मिसिंग है, हर रोज कितनी देश की बेटियां गायब हो रही है, जिसमें आप ही के शासित प्रदेश मध्य प्रदेश जो नंबर 1 पे है। आंकड़े यहाँ पे गिनाने लग जाऊंगी सारे प्रदेशों के जो बीजेपी शासित है तो ये डिबेट सिर्फ उसी में चली जाएगी। तो मैं बार बार कहती हूँ कि बेटी चाहे कहीं की भी हो, राजस्थान की हो, बेटी चाहे मणिपुर की हो, मध्य प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, कहीं की भी हो, वो इस देश की बेटी है और महिला है। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ तो बेटी का हर जगह ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं दिल्ली से आती हूँ, आए दिन दिल्ली में हमारी पुलिस किसके अंडर आती है? भारतीय जनता पार्टी सेंटर के अंडर ही आती है और यहाँ पे आए दिन कभी लड़कियों के कभी मार दिया जाता है, कभी उनको काट काट के टुकड़े कर दिए जाते हैं। देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। मध्य प्रदेश में देश नंबर 1 पे है बेटियां गायब होने में। देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जाएंगे, बड़ी बड़ी ढींगे हाँकेंगे, लेकिन उसके बारे में नहीं बोलेंगे। फिर राजस्थान पे ही आते हैं। जोधपुर में हाल ही में जो 2 केस हुए हैं उसके अंदर जो लोग पकड़े गए हैं वो एबीवीपी के लोग हैं। प्रधानमंत्री ने उस पर भी चुप्पी साध ली। बार बार इनके एमएलए, इनके कुछ जिला अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, जिनमें से एक इनका बेटा है जो इस बात का जिम्मेदार है कि उसने अपनी बहन के साथ बलात्कार किया। एक और जिला अध्यक्ष का बेटा इसमें पकड़ा गया है कि उसने एक और महिला के साथ बलात्कार किया। क्यों प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को शिक्षा नहीं देते और बोलते कि आपको बेटियों का सम्मान करना चाहिए? कुलदीप सेंगर आप ही का है। आप लोगों ने तो तिरंगा यात्रा निकाली थी जम्मू कश्मीर में, याद है ना, जब एक छोटी सी बेटी का
बलात्कार हुआ था, तो मत बताइए आप लोग बेटियों के साथ क्या समझते हैं। और आप गुड्डा की बात करते हैं तो ओके। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, वही गुड्डा जो बार बार लाल डायरी की चर्चा करते हैं, और क्या वो गुरुप्रकाश मिस्टर जी। इंडिया थे कि घड़ी का मेरी बटन बात दबाया और सुनिए। गायब हो गए? मैं इतने एक बड़े बार फिर से अधिकारियों के आपको सामने, मैं और फिर मैंने डायरी गायब हो आपको गई। मैंने पूरा आप दोनों को मौका दिया, आपको अपने दिल की बात कहनी थी, आपकी जो परेशानी है और आप जिस चीज के लिए विपक्ष में मजबूती से लड़ रही हैं उसकी बात करनी थी। मैंने आपको मौका दिया। गुरुप्रकाश जी, 10 मैंने सेकंड आपको भी चाहता हूं। मौका दे दिया। प्लीज एक सेकंड सर, इसलिए क्योंकि आज जिस डिबेट टॉपिक के लिए मैंने आपको बुलाया था वो न सिर्फ दिल्ली सेवा बिल है, विपक्षी एकता का जो लिटमस टेस्ट है वो भी है, और साथ में शरद पवार के साथ जो ये मंच एका किया है, इसके पीछे क्या कारण नजर आ रहा है वो समझने की कोशिश है। आनंद दुबे जी भी हमारे साथ है और अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आनंद दुबे जी, क्या इसके माने क्या है? भाई कहा यह जाता है पॉलिटिक्स में और राजनीतिक जो पॉलिटिकल पंडित है वो ये कहते हैं कि शरद पवार दिल्ली के एयरपोर्ट पर खड़े हैं, टिकट उन्होंने मुंबई का लिया है और वो तिरुवनंतपुरम पहुंच जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, वो इतने बड़े धुरंधर हैं। क्या ये मंच जो साझा किया गया है ये किसी तरफ इशारा कर रहा है या नहीं? रूबिका जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले आज हमारे महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग पर काम करते हुए एक बड़ा हादसा हुआ। 20 हमारे मजदूरों की इसमें जान चली गई। उनके और उनके परिवार के प्रति पहले अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। दूसरी बात शरद पवार साहब पर बोलता हूँ। शरद पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी, महाविकास गठबंधन के आधार स्तंभ हैं, एक मजबूत नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। हमें हमारे परिवार में कोई आपत्ति होगी, कोई मन दुख होगा तो हम अपने परिवार में कहेंगे खुलकर। ये लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है और यही खूबसूरती है। आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम श्री लोकमान्य तिलक जी के नाम पर महाराष्ट्र के पुणे में हो रहा था। बहुत खुशी की बात है। अवार्ड मिलने चाहिए, अवार्ड लेने चाहिए, अवार्ड देने चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अवार्ड देने वालों का अधिकार है, अवार्ड लेने वालों का अधिकार है। लेकिन आदरणीय शरद पवार साहब वही नेता हैं हाँ? जिनको 2 महीना पहले एक महीना पहले उनकी पार्टी को तोड़ा गया। उनके ऊपर 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार में से 70,000 करोड़ का आरोप लगाया गया। उनके सगे भतीजे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसी स्थिति में शरद पवार साहब यदि आज का मंच साझा न करते तो उनकी गरिमा, उनके सम्मान में बढ़ोतरी होती। हमने यही कहना चाहा है। देखिए, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने सबको भ्रष्टाचारी कहा, उन्होंने कहा कि ये विपक्षी लोग जो आनंद हैं जी, ये तो मुझे भ्रष्टाचारी। एक मिनट। हाँ। हम उम्मीद किससे कर सकते हैं? अपने मुखिया से, जो हमारा अपना है, जो हमारा मार्गदर्शक है। हाँ, मैं तो समझ हम गई। यही तो आप ये कह रहे हैं ना कि महाविकास आघाड़ी का दिल दुखा है, चोटिल है कि शरद पवार ने उनकी बातें नहीं सुनी। हमें तकलीफ हुई है, लेकिन शरद पवार साहब ने आज 5 राधिका अगस्त जी, ये की मेरे तारीख सूत्र नहीं है, ये शिवसेना उद्धव रूबिका ठाकरे जी, गुट के प्रवक्ता हैं रूबिका जी, जो ये रूबिका, बात मेरी कह रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, कीजिए आज सर, मैं आदरणीय सिर्फ शरद बीच में एक पवार बात साहब बताना ने- चाह रही थी। हाँ, आज आदरणीय शरद पवार साहब ने कहा है कि 5 अगस्त को मुंबई के नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में एक महाविकास आघाड़ी और इंडिया की बैठक करूंगा, जिसका आयोजक मैं स्वयं रहूंगा। सभी नेताओं को उसमें बुलाऊंगा और पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, गठबंधन को कैसे मजबूत बनाया जाए, उस पर चर्चा करूंगा। तो ये हमारे घर का मामला है। हमें कोई दुख होगा हम अपने नेता से कहेंगे, हमारे नेता को हमारी बात समझ में आएगी, वो तुरंत एक्शन मोड में आ जाएंगे। तो अरे पवार आनंद साहब जी, एक्शन जब मोड भी में कुछ आ गए हैं। गड़बड़ी होती है तो हमारा परिवार है, हमारे नेता है, हम अंदर सब देख लेंगे। बाहर जो मैसेजिंग हो रही है उस पर आप चाहते ही नहीं है कि हम डिस्कस करें। यार सर, क्या प्रॉब्लम है डिस्कस करने में? नहीं रूबिका जी, लेकिन मैं आपकी बात मान गई ना सर कि अंदर कुछ अगर परेशानी है तो अंदर निपटा ली जाएगी, वो घरों में होता ही है। मैं मान गई इस बात को। ये हाँ, बीजेपी में नहीं लेकिन होता। अब मैं उसी प्रॉब्लम को तो समझना चाह रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, हाँ ठीक है सर, वो बीजेपी जाने, वो गुरु प्रकाश जी से आप पूछ लीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो है मैं ये जानना चाह रही हूँ अनुराग भदौरिया जी, क्या ये इंडिया को लेकर अभी सबकी नजरें रहेंगी? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? अभी तो सीट शेयरिंग को लेकर ये तो आप भी जानते हैं, ये वो पतली डोर है और बड़ी तेज है जिस पर आप सबको चलकर निकलना है। ऐसे में शरद जी का इस मंच पर जाना मौका देता है कि नहीं देता है? देखिए, ये
पत्रकार लोगों के लिए अच्छी बात है क्योंकि उनको एक मौका मिल गया, बीजेपी को बोलने के लिए मौका मिल गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो पत्रकार लोग हैं वो तो यही सोचते रहते ना कहाँ पे कुछ निकले, उसने चाय पी कि नहीं पी, उसने वो, अरे भाई लोकतंत्र सर, वो में विक्टिम कार्ड जेब में रख प्रधानमंत्री जी दीजिए कहीं जा और रहे मेरे हैं, सवाल का जवाब कोई नेता दीजिए। अगर वहाँ पे सुन तो लीजिए, मैं फिर जवाब तो दे रहा हूँ, फिर मैं जवाब ही दे रहा हूँ, मैंने कोई गलत तो कहा शरद क्या? पवार जी भी मैंने गुरु कहा, प्रकाश अगर जी के कहे प्रधानमंत्री पर जी काम कहीं कर जा रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, मोदी आप जी के बोलने कहे नहीं पर देंगे, काम कर रहे हैं। आप बोलने नहीं देंगे, आप मैं तो बोल रहा आपकी हूँ, शुरू सुन की लीजिएगा। लाइन ही इतनी बदनीयत थी। अरे मैं बोलूं तब तो आप, मैंने बोला ही नहीं है अभी तक, आप बौखला गए, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो ऐसा कुछ अभी तक बोला ही नहीं है जिससे आप परेशान हो जाएं। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर विपक्ष की भी सरकार होती महाराष्ट्र में तो भी उसके मुख्यमंत्री करीब करीब जाते ही हैं स्वागत में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं। उनके मंच पे अगर प्रधानमंत्री कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही है बुलाया जाएगा, अगर उनको शरद पवार जी को बुलाया गया, किसी और को बुलाया जाएगा तो भी जाएंगे। भाई देश के प्रधानमंत्री जी आए, कोई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी आए वहाँ पे। अब प्रधानमंत्री का सम्मान तो देश में होगा ना, कि आप चाहते हो भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग वैसे नहीं हो सकते ना जैसी भारतीय जनता पार्टी है। हम इंडिया है भाई, इंडिया की संस्कृति और संस्कार को मानने वाले लोग हैं, संविधान और यहाँ के लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हाँ। हम तो संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलते हैं। हाँ। हम कोई गुरु प्रकाश ने तानाशाही की बात की तो हम लोग कोई तानाशाही थोड़ी है। हाँ। अगर तानाशाही झूठ और जुमलों की बात करोगे तो पूरा देश जान जाएगा किसके बारे में बात हो रही अब है। एक इसलिए हम सेकंड, उस पर अब चर्चा प्लीज नहीं मेरा करना काम चाहते। आसान कर सवाल दीजिए है आप। मणिपुर का। अब भदौरिया जी, अब मैं आपकी मैं बात बोलूं। मानूं कि आनंद दुबे जी की बात मानूं, ये बताइए मुझे, किसकी बात मानूं? आनंद जी आपकी बात मानूं कि अनुराग भदौरिया और राधिका खेड़ा की बात मानूं? अब मैं बोल लूं, रूबिका जी वो अपनी बात अपने ढंग से आनंद रख रहे हैं, मैं दुबे भी अपनी वही बात कह रहे हैं, कर रहा हूं, राधिका खेड़ा भी वही कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी यही कह रहे हैं। हम सबका परिवार बोलने हैं, का एक परिवार के तरीका लोग होता है, हैं, आप बोलने के आपस में हम तरीके को बातें मत कर पकड़िए। लेंगे। यही हम दिक्कत हो रही परिवार है हैं। देश के अंदर में। ना ना ना, कि ये आप दिक्कत सिर्फ नहीं हो रही है नुक्सा सर, खोजना इधर उधर चाहते करने हैं। की कोशिश आप मत सोचते हैं कीजिए उसने अनुराग ऐसा जी। कैसे एक बोल सेकंड, दिया, मैं शब्दों में क्लियर कर हेरफेर देती करना चाहते हूँ हैं। और मैं शब्दों में इत्मीनान कोई से बात कर हेरफेर रही नहीं हूँ, था, आप उन्होंने लोग भी बोला मेरे इत्मीनान घर से की बात बात है, कीजिए। यही तो एक बोला। सेकंड हमने लॉजिकल उसको- डिबेट कर हमने लूँ मैं। उसको लोकतंत्र और अरे संविधान से लॉजिकल जोड़ा। डिबेट तो कर लूँ आपको भदौरिया दिक्कत जी, क्या नाउ है? लिसन कमाल टू है भाई। मी, जो लिसन टू सवाल- मी। लॉजिकल डिबेट कर लूं, एक सेकंड, बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है, मैं लॉजिकल डिबेट कर रही हूं। आनंद दुबे जी कह रहे हैं उनके दिल को क्षति पहुंची है, बड़ा दुख हुआ है, उनको उस मंच पर नहीं जाना चाहिए था, बड़े नेता की तरह अपना कद जो है वो दिखाना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि नेता के सम्मान में नहीं जाएंगे तो किसके जवाब सम्मान दे में दो। जाएंगे? जवाब मोदी जी दे दो। हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब आप कह रहे हैं नहीं, हम तो दोनों अब एक ही मैं बात बोल दूं। कह रहे हैं। समीर जी एक सेकंड बोल तो रुकिए, दो। समीर जी एक ही बात कह रहे हैं दोनों। अरे आप बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए, आप ही सब कुछ बोलोगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिक्कत तो ये है, मैंने कहा जो आनंद जी कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। हाँ। लेकिन आप उसमें तोड़ मड़ोड़ना चाहते हैं, आप सोच क्या रहे हैं कुछ तोड़ निकालो मरोड़ उसमें रही से, हूँ कुछ भाई? निकालना है। मैं तो जैसे वापस जैसे रिपीट मिल जाए, किया है, राधिका क्या जी तोड़ जोड़ना मरोड़ चाहता रही हूँ, हूँ मैं? आनंद जी का एक शब्द पकड़ लो, भदौरिया जी का एक शब्द पकड़ो, सच पकड़ के तो कुछ निकालना है। चलो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ, चलो, हाँ, इंडिया वही में तो मैं दरार पड़ पूछ गई, रही हूँ। पड़ गई, इंडिया में दरार पड़ गई। एक तो देखिए, उछलना भदौरिया जी कूदना ये बंद कह रहे हैं, कीजिए आनंद जी और ये कह रहे इत्मीनान हैं, से बात राधिका जी ये कीजिए। कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो रूबिका जी, सुन बताइए लीजिए। ना। अरे ऐसा कुछ आनंद नहीं है, दुबे जी रूबिका कह रहे जो आप हैं, खोजने की अनुराग कोशिश कर भदौरिया रहे मेरी हैं, बात सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा आपके इंडिया चीखने से सुन बात तो क्लियर हो लीजिए, गई। पूरा इंडिया एक आपके है, सुन चीखने लीजिए। से बात अब क्लियर आप हो चिल्लाने गई। लगे, बात ही नहीं करने आपके देंगे। चीखने से पूरा- बात क्लियर हो गई, बोल अरे दिया ना, आप आपने बोलने सुन नहीं दे लिया। रहे, दिक्कत ये है। अरे बोल बीजेपी दिया ना जब भाई, बोल एक रही ही थी बात तब आप रिपीट चुप कर थे, तो रहे हैं मुझे आप। बोलने दीजिए ना, सारा बोल सवाल दिया, विपक्ष से अनुराग होगा भदौरिया, क्या? रुक जाइए। अरे आप मुद्दे पे नहीं आने दे रहे अनुराग मुझे। भदौरिया, रुक आप जाइए मुझे भाई, घेर के सुन रखे, लिया मुझे आपको। मुद्दे पे बोलने दीजिए, रुक मुझे जाइए बोलने ना, दीजिए। सुन लिया आपको, सुन लिया आपने समीर अरे साहब। नहीं सुना अभी आपने। हाँ, अभी इसका मुद्दे की सर बात पकड़ है, नहीं उसका सुनी, सिर बात पकड़ सुन है, लिया उसकी आपने। पूछ अभी निकाल रहे हैं, मणिपुर की उसकी बात टांग नहीं की, निकाल आपने रहे सुन हैं। लिया। उसकी महिला पूछ सम्मान निकाल की बात नहीं की, आपने सुन लिया। अनुराग आपने कहाँ भदौरिया सुन जी, लिया? प्लीज अभी कीप मैंने कुछ क्वाइट बोला सर, नहीं, प्लीज आपने आप खुद रुक बात सुनी, जाइए। हवा में सुन मैं रहे यहाँ क्या? तरीके से ये बहस हवा करने में आई हूँ, आवाज आपकी आती है क्या कान में? हवा आप में? इस तरीके से हवा में? चीखिए मत, अनुराग जी, चीखिए सुन मत, लीजिए, एक रुक मिनट। जाइए। आप बोलने नहीं देंगे, आप चीखेंगे बोलने- ऐसे कैसे मैंने लगता आपको कि आप बोलने चीखते का रहेंगे, मुझे पूरा बोलने मौका नहीं दिया देंगे। है। मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा, मैंने अभी आप- बात सुनी मैंने थी, आपको आपने पूरा चीखना बोलने शुरू का कर मौका दिया है। अभी मैं मणिपुर में भी प्लीज नहीं बोला। हटाइए, समीर जी को अभी स्क्रीन पर लाइए, अपनी बात अभी रखने पार्लियामेंट दीजिए। में हाँ, देखिए बोलिए रुबिका सर, जी, हो गया मेरा सर, ये कहना है कि इत्मीनान पूरे से। विपक्ष को आज शरद पवार मुझे से नहीं लड़ाई करनी है यहाँ पर, मुझे हाँ। लगता है कि पूरे विपक्ष को शरद पवार से कहना चाहिए था कि आपको इस कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए। लोकमान्य तिलक सिर्फ महाराष्ट्र के लीडर नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे और आज उनकी पुण्यतिथि है। स्वराज के लिए जिस तरीके से लोकमान्य तिलक ने अपना योगदान दिया था, उसे देखते हुए पूरे भारत के नेता को कहना चाहिए था कि आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और ये हर साल होता है, ऐसा नहीं कि इस साल पुरस्कार दिया जा रहा है। 1983 से पुरस्कार दिया जा रहा है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से कि जब 1995 में महाराष्ट्र
में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी जिसमें गोपीनाथ मुंडे राधिका जी मुख्यमंत्री थे हाँ। और आनंद जी, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे। उस समय भी यह पुरस्कार वितरित हुआ था। शरद पवार उस समय कांग्रेस में थे, 99 में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, तो कांग्रेस के नेता रहते हुए भी उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने मंच साझा किया था। तो हमेशा किसी भी पार्टी के विचारधारा के लोगों, सामाजिक और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं महाराष्ट्र के अंदर, सभी दल उसमें शामिल होते हैं और उपस्थित होते हैं। इसमें गलत क्या है? आनंद जी, बस मैं 20 सेकंड देती हूँ। स्वागता दी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं पहले 20 सेकंड आपको देती हूँ, उसके बाद मैं स्वागती जी का रुख करूंगी। स्वागती जी, जस्ट कमिंग टू यू। स्वागती जी, जस्ट कमिंग टू यू। आनंद जी। समीर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 महीना पहले आदरणीय शरद पवार साहब ने ही प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया था, ये कहकर कि मैं मुख्य अतिथि हूं और आपको अवार्ड मिलने जा रहा है, महाराष्ट्र की पावन धरती पर आपका स्वागत है। लेकिन वो मैं बता दूं, गलत आनंद दुबे जी, ये नहीं था। 1 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से संदेश गया था कि वो वर्चुअल जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगे। तो तिलक ट्रस्ट ने शरद पवार जी से कहा कि आप मुख्य अतिथि बन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को लेके आइए। उसके बाद शरद पवार ने प्रधानमंत्री संपर्क किया और उनसे निवेदन किया कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, मैं खुद उस कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा। और शरद पवार के कहने के बाद कि मैं कार्यक्रम में रहूंगा, तब प्रधानमंत्री ने उसकी सहमति दी है। एक-एक करके, हाँ, दुबे जी को पहले बात फिनिश करने दीजिए। हाँ, आनंद जी फिनिश मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी अपने ही कहे गए शब्दों पर उचित प्रकार से नहीं ठहर पा रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि शरद पवार जी, उनकी पार्टी भ्रष्टाचारी है, उनकी पार्टी सबसे बड़ी तोड़फोड़ करती है, और उन्हीं की पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया, दो फाड़ कर दिए, उनके भतीजों को अपने साथ ले लिया, तब आदरणीय शरद पवार साहब को इस कार्यक्रम का बहिष्कार करना चाहिए था। देखिए, जहां प्रधानमंत्री का प्रश्न है, हम सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, उनकी गरिमा है, लेकिन जब हाल ही में कोई जख्म आपने दिया, शरद पवार को एक कड़ा संदेश देना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू यू। स्वागता जी, एक पार्टी टूट गई लेकिन मंच पर दोनों साथ हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि चाचा और भतीजा के मन में चल क्या रहा है। एनडीए भी कंफ्यूज, इंडिया भी कंफ्यूज। मैम, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो इवेंट था या जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम लोकमान्य टिळक जो हमारे बड़े नेता है, नेशनल लीडर रह चुके हैं, उनके नाम पे था। इट्स अ नेशनल अवार्ड फॉर लोकमान्य टिळक नेशनल अवार्ड, और वो अवार्ड मोदी जी को दिया जा रहा था। एंड ऑनरेबल गेस्ट शरद पवार जी थे। मंच पे सिर्फ शरद पवार जी ही नहीं थे, मंच पे रोहित टिळक, दीपक टिळक, सुशील कुमार शिंदे, जहां पे गेस्ट शरद पवार जी को बुलाया गया है, अजित दादा पवार जी भी है, एंड इवन देवेंद्र फडणवीस भी है। ठीक है, हाँ। तो ये एक नेशनल अवार्ड था, और जो अवार्ड दिया जा रहा है, मोदी जी को अवार्ड दिया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे अवार्ड फंक्शन में शरद पवार जी को नहीं आना चाहिए। ऐसे इवेंट पे शरद पवार जी को तो इनफैक्ट डेफिनेटली आना चाहिए। वो सीनियर लीडर है, काफी लोग उनको एडमायर करते हैं, हाँ। और अगर उनको ऑनरेबल गेस्ट बुलाया है तो डेफिनेटली ही शुड कम। स्वागता जी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट नहीं था, मामला दोनों तरफ जा रहा है, एक लीडर का इवेंट था। स्वागता जी सुन लीजिए, मामला कहाँ जा रहा है, आप सुनिए मेरी बात। स्वागता जी, मामला कहाँ जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी उनको सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बुलाती है। लोकमान्य गंगाधर तिलक की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं उस मंच पर इन सबके इकट्ठा होने की बात कर रही हूँ। मामला इकट्ठा होने का है कि क्या कोई संदेश दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, मतभेद अलग है, मनभेद नहीं है, हम मंच पर एक थे, आगे भी रहेंगे, राइट? आप यही बता रही हैं? नहीं मैम, मैं मतभेद का बोल नहीं रही हूँ। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये एक सार्वजनिक कार्यक्रम था। हाँ। जो लोकमान्य टिळक जी के स्मारक के नाम पे किया हुआ फंक्शन है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। वो फ्रीडम फाइटर को एक टिपिकल पार्टी के को रिप्रेजेंट तो नहीं करते हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे शरद पवार जी को एज अ ऑनरेबल गेस्ट बुलाया है। ऐसे बहुत सारे कल्चरल फंक्शंस होते हैं जहां पे शरद पवार जी को गेस्ट बुलाया जाता है, ऑपोजिशन वाले लीडर भी वहां होते हैं। हम वही बात जो आप कह रही हैं, मैंने उसे एक लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश की है। समीर जी, आप और फिर आनंद दुबे जी, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं आपको। 2015 में
बारामती में शरद पवार ने कार्यक्रम किया था अपने ट्रस्ट का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारामती गए थे उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आप देखिए उसके 4 महीने पहले में जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारामती रैली करके अजित पवार और शरद पवार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया था। तो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो उसमें पक्ष विपक्षी लोग मिलते ही है। प्रधानमंत्री को बुलाया, प्रधानमंत्री जी 2015 में गए थे, आज शरद पवार को बुलाया गया, शरद पवार गए उसके अंदर। 30 सेकंड आनंद जी, उसके बाद राधिका जी, गुरु प्रकाश जी, अनुराग जी। राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में आप जाइए, आप खूब एक दूसरे का आवाभगत करिए, स्वागत करिए, किसी को कोई आपत्ति है ही नहीं। बात यहां हो रही है कि 2024 के चुनाव में हम आपको अपना मार्गदर्शक बता रहे हैं, पूरी की पूरी गाड़ी का रथ आप खींचने वाले हैं, हम आपके भरोसे बैठे हैं। और आप ही अगर कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो सहयोगियों को कहीं दुख पहुंचाता है, कहीं तकलीफ पहुंचाता है, तो हम अपनी पीड़ा आपसे कह भी नहीं सकते। हम तो नहीं समझ पा रहे कि लोकतंत्र में तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि ठीक है, यदि हमें कोई मतभेद है, हमारी कोई बात एक दूसरे को समझ में नहीं आ रही, हम उनसे याचना करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ऐसा नहीं कहिए होते तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता। और आदरणीय शरद पवार साहब ने तत्काल माना, उन्होंने तुरंत 5 अगस्त को मुंबई में बैठक लगा दी और कहा कि मैं महाविकास आघाड़ी के साथ हूं, मैं इंडिया के साथ हूं, मजबूती से बीजेपी का सामना करूंगा। बात यहां पर समाप्त होती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप लोग किस प्रकार का विश्लेषण या किस प्रकार की टिप्पणी उनके लिए कर रहे हैं। जो हमें दुख था हमने कह दिया, उन्होंने हमारे दुख को शांत किया, अब विषय यहां समाप्त होता है। विषय समाप्त होता है 5 अगस्त को। अब आप नए पेज से शुरू करने वाले हैं, राधिका जी। मुझे लगता है कि हमें इस बात पे इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। ये जो अवार्ड है ये बहुत नेताओं को मिला है, इंदिरा गांधी जी को भी मिला है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी मिला है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को भी मिला है। तो ये लोगों को मिलता है और इस अवार्ड का भी हमें सम्मान करना चाहिए। ये मोदी जी अकेले नहीं है जिनको ये अवार्ड मिला है और जिन चीज़ों के लिए मिला है, अकेले नेता नहीं है, अकेले किसी पार्टी के नहीं है, और भी हमारी कांग्रेस के नेताओं को मिला है। इंदिरा जी जैसे मैंने बताया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिला है, शंकर दयाल शर्मा जी को मिला, तो सबको मिला है। दूसरी बात, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शरद पवार जी ने वहां पे क्या कहा मोदी जी के भाषण के बाद। उन्होंने कहा शिवाजी ने किसी की भी जमीन नहीं छीनी। उसका भी मतलब पे बहस करनी चाहिए कि मोदी जी को क्या कहा शरद पवार जी ने, कि उनको याद दिला दिया कि आप बार बार लोगों का घर अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे, बार बार पार्टियां तोड़ने की कोशिश करेंगे और फिर जाके आप शिवाजी महाराज की बात करेंगे, आप लोकमान्य तिलक जी की बात करेंगे, तो ये सही नहीं है। आपको अंदर भी झांकना चाहिए। मुझे लगता है शरद पवार जी ने जो वहां से मंच पे शब्द कहे उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उस मंच पे जाके शरद पवार जी ने क्या कहा। और रही बात जाकर शरद पवार ने जो कहा, आनंद दुबे जी बता देंगे। ओके आनंद जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन राधिका खेड़ा जी कह रहे हैं गुरु प्रकाश जी वहां मंच पर जाकर उन्होंने बकायदा मैसेज दिया, और मैसेज किसी और को नहीं, वो मोदी जी को और उनकी पार्टी को दिया है। रुबिका जी, मैं चर्चा सुन रहा था और शरद पवार जी की बहुत अच्छी आत्मकथा है जो 2015 में रिलीज हुई थी। उस आत्मकथा का नाम है ऑन माई टर्म्स और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। हम सब जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं हम सबको पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत सारा इंसाइट मिलता है। कभी भी शरद पवार जी, और कई बार हमें राजनीति से ऊपर उठ करके चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है। ये हर बार पे ये अदरिंग करना ये उचित नहीं है पॉलिटिक्स में। कम से कम 2015 में विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में इस पुस्तक का विमोचन होता है और सबके सब वरिष्ठ नेता वहां उपस्थित होते हैं। हर चीज का राजनीतिकरण करना, हिंसा का राजनीतिकरण करना, कार्यक्रमों का राजनीतिकरण करना, मुझे लगता है हमें इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। दूसरी बात, मैं एक प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था और वो ऐसा, मतलब मुझे लगता है अहंकार हो जाता है लोगों को। कई बार अहंकार और भ्रम से अहंकार होता है कि शरद पवार जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे उनका जितना राजनीतिक अनुभव है उतनी हमारी आयु नहीं है। हम सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनके राजनीतिक अनुभव के सामने हम लोग शून्य हैं। तो अब हम उनको बताएंगे कि उनको क्या करना चाहिए, उनको नहीं क्या नहीं करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि राजनीतिक अपरिपक्वता दर्शाता है। जी, शिवाजी महाराज को लेकर पवार साहब ने जो कहा उस पे भी टिप्पणी दे दीजिए। ये राधिका जी सवाल पूछ रही है। हालांकि शरद पवार ने कहा था जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक है वो शिवाजी ने की थी, उसके बहुत माने निकाले जा रहे हैं। वो सर्जिकल स्ट्राइक, और पहली सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने भी नहीं करी थी। नहीं तो वो मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी है उससे पहले ये तो शरद पवार जी जाने ना कि वो पहली सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहे थे और मोदी वहां पर मौजूद थे, तो वो दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का इशारा किस तरफ कर रहे थे? गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए।
वो दूसरी नहीं है। नहीं, फिर क्लैरिटी से रूबिका जी, देखिए, आप भी जानती हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है, मोदी जी ने ये लगता है कि surgical strike आपने नहीं मुझसे करी, ये बोला पहले है भी हुई है। रूबिका जी, आपने Please मेरे से कहा है, clarify। देखिए ये ऐसे डिबेट आपने शायद मुझसे प्रश्न किया है। जी, गुरु आपने प्रकाश मुझसे प्रश्न किया है। ये यूपीए 3 वाले लोग लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। धन्यवाद, हमें ये समझना चाहिए। नहीं, ये वही लोग हैं जो आर्मी के शौर्य और पराक्रम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनरल बिपिन रावत के लिए क्या क्या शब्दों का उपयोग किया है, इस देश को याद है। जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो, उसको पूरा अधिकार है अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का। अगर उसको लगता है कि मेरे पॉलिटिकल पार्टी में वहां पे उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, उसको वहां पे संकीर्णता लग रही, तो उसको बाहर जाकर के करने की आवश्यकता है। लगातार ये नैरेटिव बनाया जाता है, ये झूठा भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाए, पार्टी को तोड़ दिया। अरे पार्टी कोई कठपुतली है क्या? कठपुतलियों की पार्टी थी क्या जो पार्टी टूट गई है? पार्टी में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। हर व्यक्ति अपने स्वायत्ता के आधार पे, अपने ऑटोनॉमी के आधार पे एक्ट करता है। अगर आपको हिम्मत थी तो आप उनको बुलाते अपने पास। आपने हिम्मत नहीं है, आपके पास विजन नहीं है, कठपुतली की आपके तो पास बात कोई नहीं कर प्लान रहे हैं नहीं ना। है। गुरु प्रकाश जी, आनंद दुबे जी इसका जवाब देंगे, उनकी पार्टी नई नवेली टूटी है अभी। चलिए बताते हाँ, हैं। राधिका जी रूबिका बस जी। गिव मी 2 मिनट्स। रूबिका जी, मैं जवाब देता हूँ। भाजपा के प्रवक्ता लोग देश की जनता को क्यों भ्रमित करते हो आप 2015 के शरद पवार साहब के पुस्तक की बात करते हो, उनके व्याख्यान में कसीदे पढ़ते हो, और अभी 2 महीना पहले प्रधानमंत्री जी भरे मंच से सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी उन्हें बता रहे हैं। ये क्यों करते हो आप लोग? ये दोहरी नीति क्यों अपनाते हो? एक तरफ क्यों नहीं बैठते? या तो कह दो कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, या तो कह दो कि नहीं वो हमारे मित्र हैं। ये देखिए, ये भ्रम मत फैलाइए आप लोग। समय के अनुसार बदलते हो, उनकी पार्टी तोड़ते हो और कहते हो अरे कोई कठपुतली है क्या, कोई आसान काम है क्या, अरे ये तो खुद ही टूट रहे हैं। तो आप लोग तो कितने सज्जन हो, आप तो कुछ करते ही नहीं। आपने शिवसेना तोड़ा नहीं, आपने कंफ्यूजन क्लियर कीजिए ना भाई। आपने या तो नेशनल करप्ट पार्टी है या फिर नेशनल क्लीन पार्टी है। रूबिका जी, नहीं, रूबिका जी देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि हम में बहुत डिफरेंस हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी और नेहरू जी में बहुत मतांतर हुआ करता था, लेकिन एक दूसरे का सम्मान नहीं करते थे क्या? आप किस प्रकार की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हमेशा तनातनी बने रहे, हमेशा लड़ाई होती रहे? इस प्रकार की मानसिकता से ऊपर उठिए महाराज। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप हमारे साथ लंबे समय तक रहे हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन पॉलिटिक्स में इस संकीर्णता से ऊपर उठिए। हमेशा हम वो, मैं वो, इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है, कुछ सीखने की आवश्यकता है। मैं आग्रह करता हूं कि जेबी कृपलानी जी का, नेहरू जी का जो पहला अविश्वास प्रस्ताव का डिबेट हुआ था, उसको सुनिएगा। हम आपसे असहमत हो सकते हैं, हम आपसे डिसएग्री कर सकते हैं, हम आपसे डिबेट कर सकते राधिका जी हैं, भी हम अपनी पूरा बात रखना सम्मान चाह रही करेंगे, है और अनुराग पूरा भदौरिया सम्मान, भी। हम भदौरिया पूरा जी, सम्मान करेंगे आपका। संकीर्ण मानसिकता से राजनीतिक उस संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ कहाँ रही है? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि मणिपुर जल रहा है, उस पर बोलने को नहीं तैयार हैं। पवार साहब कहाँ गए थे, उस पर देखिए कितनी चर्चा हो रही है। लेकिन मणिपुर में हमारी अपनी बेटियों के साथ अन्याय हुआ, उस पर कोई बात नहीं करने को तैयार है। बीजेपी के लोग नहीं बात करने को तैयार है किस तरह की बीजेपी की सरकार हरियाणा में क्या हो रहा है। क्यों नहीं बोलेंगे आप? आपसे मणिपुर की बात की जाएगी, आपसे हरियाणा के बारे में पूछा जाएगा तो आप राजस्थान भाग जाएंगे, आप बिहार भाग जाएंगे, आप पश्चिम बंगाल भाग जाएंगे। क्या बताइए, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या को 60,000 लोग विस्थापित हो गए हैं क्या कोई ऐसी घटना हुई है कि महिलाओं को इस तरह से निवस्त करके घुमाया जा रहा है क्या? ये तो हुई है। क्या बताइए, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल 3 महीने से जल रहा है क्या? बताइए, आप जल रहा है क्या 3 महीने से? माने आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामेंट के अंदर में रूल 267 के अंतर्गत असीमित समय के लिए महिलाओं पर चर्चा करवाइए। तो आप उस पर चर्चा न करके विपक्ष के नेता कहां जा रहे हैं, उन्होंने क्या खाना खाया, उन्होंने कौन सी शर्ट पहनी, उन्होंने कौन से जूते पहने, ये देश की समस्या नहीं है। ये आप एनडीए को हार का डर इतना सताने लगा है कि इंडिया से इतना डर गई है कि सुबह शाम उसको इंडिया के लोग याद आते हैं। इंडिया इंडिया इंडिया, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया, इंडिया में ये हुआ। अरे भैया, इंडिया से इतना डरते क्यों भाई?
ये आप कहो ना इंडिया है तो इंडिया है। हाँ। और इंडिया में जो समस्या है, जैसे हमारी इंडिया का मतलब क्या है, हमारी इंडिया का मतलब है कि हम महंगाई पे बात करना चाहते हैं, महिला समस्या पे बात करना चाहते हैं, इंडिया के किसान की बात करना चाहते हैं, इंडिया के बेरोजगार की बात करना चाहते हैं, इंडिया में जो यहाँ पे जिस तरह की महंगाई की मार, इस पे चर्चा करना चाहते हैं। हम इंडिया मतलब पूरे इंडिया की बात करना चाहते हैं, जिसमें महंगाई भी आती है, बेरोजगारी भी आती है, किसान भी आता है, युवा भी आता है, महिला समस्या भी आती है। ये हमारी इंडिया है। इंडिया का मतलब क्या हुआ? एनडीए के मतलब विपक्ष की बुराई, इंडिया की बुराई, उनके नेताओं के बारे में जानना, उनके नेताओं की बात करना। तो जनता की बात कब करोगे भाई? जनता ने आपको चुना था और जनता के बारे में आप चर्चा करना नहीं चाहते। जनता के बारे में चर्चा कब करेंगे? अनुराग भदौरिया जनता ने कह रहे भाई इंडिया की बात करता है, आप लोग जो है वो पर्सनैलिटीज डिस्कस करने लगते हैं, कौन कहाँ गया, कब गया, कैसे गया। मणिपुर की बात नहीं करें, मणिपुर की बात करें तो आप राजस्थान पहुंच जाते हैं, छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बहुत ये दुख की बात है भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अनुराग जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर सिमी का समर्थन करना इंडिया है, अगर पीएफआई का समर्थन करना इंडिया है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर बताना इंडिया है, ये इनका इंडिया है क्या? नहीं, ये आपका इंडिया है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आप राजनीतिक संकीर्णता की बात कर रहे थे, पहुंच गए वहीं पे जहां जाना था। सिंह जी को पद्म विभूषण किसने दिया? हमने महंगाई की बात की, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण किसने दिया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। हमने किसान समस्या की बात की, उसमें बोल दो। मणिपुर की महिला पे अत्याचार की बात की, उसमें बोल दो। इससे ऊपर उठिए, इससे ऊपर उठिए, संकीर्णता से ऊपर उठिए। आवश्यकता हुई तो स्वर्गीय मुलायम, आप ऊपर उठो। हाथरस की घटना किसके समय हुई थी? हाथरस की घटना स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी को सम्मान हम लोगों ने दिया। आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वाह भाई वाह। गायत्री प्रजापति के समर्थक ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वाह भाई वाह। मुझे लगता है अपने गिरबान में जा करके देखने की आवश्यकता है आपको। इस राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठने की आवश्यकता है आपको। लगातार समाजवादी पार्टी के लोग अगर सुरक्षा की बात करते हैं, जनता ने आपको पूरी बहुमत के साथ आपकी सरकार बनाई थी, लेकिन अरे भाई, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मुझे लगता है कि आपसे संस्कार सीखने की आवश्यकता कतई नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करते हैं, दलितों को अपमानित करते हैं, आदिवासियों को अपमानित करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हमें बताएंगे क्या? जाकर के अपने संस्कार देखिए, अपने गिरवा में जाकर देखिए, इस पर बात करिएगा। हरियाणा जल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। कमाल की बात है। अरे भाई, मणिपुर में चर्चा करने को तैयार है आप, लगातार इस प्रकार कलर डालेंगे। ये तो आपका लोकतंत्र है, ये तो आपका संविधान है। कमाल की बात कर रहे हैं। आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी, और जहाँ सत्ता पक्ष है वहां भी आप लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, आप उस पे ही रहिए। मुझे लगता है कि इससे आगे में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के असली संस्कार समाजवादी पार्टी की हिंसा उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। दोनों को मौका दिया, दोनों को मौका दिया, दोनों को मौका दिया। आप संसद में इस मसले पर आप चर्चा कर लें, क्योंकि हम तो सच में जानते हैं यहाँ पर 3 महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं और हम सीरियसली चाहती हैं कि मणिपुर पर जो कुछ भी हुआ है उस पर चर्चा हो जाए, उस पर जवाब दे दिया जाए। समीर जी, मैं दोबारा एक बार फिर से इस मसले पर राजनीति जो हो रही है उसको रोकने की कोशिश करना चाहती हूँ, जो कि किसी के बस में नहीं है। देखिए, सरकार तो पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा, लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखा कि भाई आप पार्लियामेंट में चर्चा कीजिए, हम तैयार है, आप प्रश्न पूछिए, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। लेकिन विपक्ष इसमें चर्चा करना नहीं चाहता। विपक्ष के प्रधानमंत्री का बयान हो, मणिपुर गृह मंत्री 3 दिन रहकर आए, सर्वदलीय बैठक गृह मंत्री ने की, सारी सार्थक चर्चा हुई है, लगातार अपडेट गृह मंत्री ले रहे हैं। अब जो भी अपडेट आ रहा है गृह मंत्री प्रधानमंत्री को डेली बता रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिलने वाले फीडबैक को वो मणिपुर भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम गृह मंत्री से बात नहीं करेंगे, सदन में वक्तव्य कौन देगा? देश के गृह मंत्री देंगे ना, जो उस पूरे मामले को देख रहे हैं। राधिका खेड़ा जी, अब 176 में चर्चा करवाइए ना, क्या दिक्कत है? 67 पर क्यों अड़े हुए हो? अच्छा सर मैं बोलूं, सर मैं बोलूं, यहाँ पे बात हो रही है कि राजस्थान में हम चर्चा नहीं कर रहे, हम कर रहे। ये देखिए वीडियो, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, ये वीडियो है जो हरियाणा के हालात है। और गुरु प्रकाश जी, आप ही के मित्र कपिल मिश्रा, आपके पार्टी के नेता ने ये शेयर किया किस तरीके से हरियाणा में नूह में लोग नूह छोड़ के जाने को मजबूर हो रहे हैं। ये हालत है। पहले मणिपुर में ये हुआ, अब नूह के लोग अपने घर से बेघर हो गए और आग गुड़गांव तक पहुंच गई है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मणिपुर देश का हिस्सा है वैसे ही हरियाणा इस देश का हिस्सा है, जहाँ पे दोनों जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है। और यहाँ पे सर
मैं कंप्लीट कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करती। दूसरी बात, रूबिका जी, आपने और मैंने बहुत डिबेट करी है और हर बार हमने देखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पानी पी पी के अजीत पवार साहब को भ्रष्टाचारी बुलाते थे। आज वही भ्रष्टाचारी के लिए ये लोग कसीदे पढ़ रहे हैं। वही भ्रष्टाचारी को जब इनकी मीटिंग हुई एनडीए की, डर से कि इंडिया इकट्ठा हो गया है, तो एक ये दिखाया था इन्होंने कि हमारे पास देखिए कितने साथी हैं। तो वही अजीत पवार जो सबसे भ्रष्ट थे, उनको जगह कहाँ मिली फोटो में? सारे इनके खुद के नेता साइड पे, मोदी जी और शाह साहब के बीच में वही भ्रष्ट अजीत पवार जी। तीसरी बात, यहाँ पे बैठे पत्रकार साहब मुझे कह रहे हैं कि हम चर्चा करने को तैयार नहीं है। चर्चा करने को तैयार नहीं है सर, अभी कल ही मन की बात हुई थी प्रधानमंत्री की संडे को, क्या उन्होंने उसमें एक बार भी मणिपुर का जिक्र किया? मन की बात प्रधानमंत्री की पूरे देश में जाती है, उनका एक कार्यकर्ता हर जगह बैठ के बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के वो सुनाता है, रेडियो पे आती है। क्या प्रधानमंत्री ने एक भी अपनी मन की बात में इस पे चर्चा करी? पार्लियामेंट में बोलिए ना ये बात, रूबिका जी, पार्लियामेंट में सार्थक चर्चा में हिस्सा लीजिए। और आप जो यहाँ प्रश्न रख रही है, आपके नेता जो वहाँ प्रश्न रख रही है, समीर जी, सर मैं आपके बीच, राधिका जी, समीर जी एक सेकंड, राधिका जी पहले अपनी बात करें, फिर आप काउंटर करने दीजिए। पहले वो बात कंप्लीट कर लें, फिर आप पूरा काउंटर कीजिएगा। फिर बोल देती हूँ, प्रधानमंत्री को कई महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर के लिए बोलने के लिए सिर्फ 36 सेकंड मिले जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी और जब पार्लियामेंट शुरू होने वाला था, तब नए नए कपड़े पहन के पूरा ड्रामा वहां पे किया गया। क्यों? सिर्फ 36 सेकंड मिलेंगे मणिपुर को। और मैं मानती हूं रूबिका जी कि अगर आप मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसको जाके आप राजस्थान से कंपेयर करेंगे, उसको आप छत्तीसगढ़ से कंपेयर करेंगे, इन प्रदेशों में कहीं पर भी ना पुलिस स्टेशन से AK-47 छीनी जा रही है, ना वहां के MLA के घर जलाए जा रहे हैं, ना वहां लड़कियों को नग्न करके बाहर चलाया जा रहा है, ना वहां पे हाहाकार मचा है, ना वहां के लोगों को घर से निकाला जा रहा है, ना बेघर किया गया है। हाँ। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मणिपुर में होती हिंसा को समझ नहीं पा रहे हैं, उसको इतना छोटा करना चाह रहे हैं कि आप उस राज्य के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं जहां कुछ नहीं हो रहा। तो आप देखिए प्रधानमंत्री जी वहां की हिंसा को कहां पे लाके खड़ा कर रहे हैं, उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो लोग वहां पे बीत रही है उनके ऊपर। ओके राधिका जी, इसका जवाब मैं गुरु प्रकाश जी से ले लेती हूं, जो आप सवाल पूछ रही हैं कि आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात कह चुका है कि आप अगर वहां कुछ गड़बड़ी हुई है तो दूसरी डायरेक्शन में उंगली नहीं कर सकते। गुरु प्रकाश जी, मणिपुर का मसला इतना बड़ा और इतना संगीन है। रूबिका जी देखिए, पूरी संवेदनशीलता के साथ मैंने अपनी बहन की बातों को सुना है और लगातार जिस प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं, मैं आपको पुनः बता देता हूं। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री जी का मीडिया का संबोधन, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम सबके हृदय में क्रोध है, आर हार्ट्स आर फुल ऑफ डिस्गस्ट। आपको ये नहीं सुनने की तैयारी है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, हम चर्चा को तैयार हैं, आप चर्चा को तैयार नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, हम चर्चा को तैयार है, आप चर्चा को तैयार नहीं है। पीयूष गोयल जी राज्यसभा में सदन के नेता, हम कहते हैं चर्चा को तैयार है, आप चर्चा को तैयार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं हम चर्चा को तैयार है, आप चर्चा को तैयार नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 1 महीने तक वहां मणिपुर के जमीन पर मौजूद रहते हैं, आप चर्चा को तैयार नहीं है। 6000 से ज्यादा FIR फाइल हो जाता, आप चर्चा को तैयार नहीं है। 2000 से ज्यादा SI लगातार वहां इंक्वायरी कर रहे हैं, आप चर्चा को तैयार नहीं है। और आपके पास कोई नैतिक अधिकार कहां से हो जाता है? 2011 में 123 दिनों का ब्लॉकेट लगा था, 3 महीनों से ज्यादा समय तक मणिपुर जलता रहा था। वहां आपके यूपीए की सरकार थी, यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मनमोहन सिंह जी कितनी बार मणिपुर गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लगातार ये जो सिलेक्टिविटी है, इस सिलेक्टिविटी से देश की राजनीति को बहुत नुकसान हो रहा है। आपके मंत्री महेश जोशी जो है, उनके बेटे रेप में आरोपित थे, आपने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के जो विधायक है, कांग्रेस के विधायक मोलेस्टेशन के चार्ज में अंदर जाते हैं, आप उस पर कुछ नहीं देखिएगा। गिरेबाम झांकी देखिए, उसके बाद बात करिए। अनुराग जी, राधिका खेड़ा, स्वागता जी यहाँ पर महिला हैं, उनको इस मसले पर 100 खून माफ है। एक औरत का दर्द है, मैं कह रही हूँ वो बीजेपी से 100 सवाल पूछ सकती है इस मसले पर। अनुराग भदौरिया जी, पर मेरी बात सुनिए आप, मैं आपको एक बात क्लियरली कह देती हूँ, बोलना बंद कीजिए। एक तो अनुराग एक्सप्रेस जो है इतनी तेज गति से चलती है कि उसका ब्रेक लगाने पर भी नहीं रुकता। आप सुन लीजिए, आप चीखिए मत और मेरी बात सुनिए। 1993 की बात कर रही हूँ सर, मैं उसी मणिपुर की बात कर रही हूँ। और ये मणिपुर में हुआ है, ये म्यांमार में नहीं हुआ है। मणिपुर में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 350 से ज्यादा गांव जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, सदन में इसी तरीके की बहस और चर्चा हो रही थी। और आप जानते हैं जवाब किसने दिया है? जवाब किसने दिया है? मैंने राज्यसभा की वो पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग है वो पढ़ी है। जवाब दिया था उस वक्त MOS
होम मिनिस्ट्री, पीएम सईद साहब ने, ये मैं 1993 का जिक्र कर रही हूं, 700 से ज्यादा मौत हो गई थी। अभी मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन राधिका जी मेरे ख्याल से कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था शुरुआत में। मैं एक सेकंड सर, रुक जाइए। आप तो कहते हैं भरोसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। राधिका जी, मैंने जिस बात पर आपको टोका था, अनुराग जी बिल्कुल सही बात है ना, मैं तो कह रही हूँ। मैं ये पूरा मौका राधिका जी को, स्वागता जी को दूंगी, महिला होने के नाते उनको 100 बार ये पूछने का हक है, 100 बार ये पूछने का हक है। हम जानती है कि वो तस्वीर देखकर हमारे मन पर क्या बीती होगी, लेकिन जब आप राजनीति करेंगे तो मैं आपको आईना दिखाऊंगी। एनीवेज राधिका जी, मैं एक बार वो स्क्रीन पर बता देती हूँ कि वो आपके मुंह से जो अहिंसा निकला था, मैंने उसी को ठीक करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट छोड़िए, उसको नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगी कि आपके मुंह से जो गलती से निकला था उसको मैंने दुरुस्त किया था। यहाँ कोई इनसेंसिटिव तरीके की बातचीत नहीं हुई है।